हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने मोशंस के टाइप देखे थे, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड नॉन ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ये समझा था। इस लेक्चर में ऑसिलेटरी मोशन को आगे फर्दर समझते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन जो कि किसी मीन पोजीशन के आगे पीछे घूमे। मतलब कोई मीन पोजीशन है, मान लो ये पेंडुलम है और ये पेंडुलम की लेंथ एल है। एल हमेशा टॉप सरफेस से इसके सेंटर तक की लेंथ को कहते हैं एल। तो अगर आपने देखा था, अगर जो ऑसिलेटिंग मोशन होता है एसएचएम, उसमें क्या होता है, कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किसी अपनी मीन पोजीशन अभी क्या है इसका, ये इसके आगे पीछे घूम रहा है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन है। ये यहाँ आ गया और उतना ही डिस्टेंस फिर ये जीरो पाया और उतना ही डिस्टेंस फिर ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ से फिर दोबारा आया और दोबारा फिर ये यहाँ आ गया। ये मोशन ऐसा कंटिन्यूस है और टाइम जो उसको लग रहा है यहाँ से यहाँ आने में और फिर यहाँ से यहाँ जाने में वो सेम है। तो ऐसा मोशन जिसमें टू एंड फ्रो मूव करे, एक ऐसी वेव बने, ऐसी एक लहर बने, ऐसी तरंग बने, ऐसी टू एंड फ्रो, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। मतलब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स है, यहाँ से यहाँ गया तब भी ये एम्पलीट्यूड फिक्स है और यहाँ से यहाँ गया तो ये एम्पलीट्यूड फिक्स है, फिर ये दोबारा जीरो पर आ गया। तो मतलब कि एक पूरी कवर ये कर रहा है अपना पूरा एक पाथ, जिसे हम कहते हैं पूरा एक वेव लेंथ। यहाँ से यहाँ गया, ये हम गया, वो हमारा हो गया एक वेव लेंथ। फिर यहाँ से दूसरा चक्कर लगाया, ये एक वेव लेंथ। और एक फ़िक्स टाइम में, मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड या कोई फिक्स टाइम में 1 सेकंड में ये कितने ऐसे चक्कर लगा रहा है, पूरे कंप्लीट अपना पूरा पाथ बना रहा है। ये अपना पूरा कितने कंप्लीट पाथ पूरा कर रहा है, मान लो 1 सेकंड में यहाँ तक हो रहा है, तो एक दो, तो ये 2 चक्कर लगा दिए इसने, 2 कंप्लीट पाथ कर लिए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2। 1 सेकंड में 2 राउंड, तो 2 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हो गई। अब ऐसे सिस्टम को और समझते हैं और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज़ हमने कोई स्प्रिंग बांध, आप हमारी कोई एक सपोज एक स्प्रिंग ले लो, ये स्प्रिंग है और इस पर मैंने कोई मास अटैच कर दिया, एम मास का, एम कोई मास मैंने अटैच कर दिया इस स्प्रिंग के साथ। अगर अगर ये सपोज की मीन पोजीशन अभी रेस्ट में है और इस मास को मैं एक्स डिस्टेंस इधर ले जाता हूँ। अगर मैं इसको एक्स इधर खींचूँ, एक्स डिस्टेंस, तो ये क्या, ये वापस इधर जाने की कोशिश करेगा, इधर एक फोर्स लगाएगा स्प्रिंग। जब स्प्रिंग पे हम खींचते हैं इसको, कोई एम मास को हमने स्प्रिंग से अटैच कर दिया और मैं उस मास को ऐसे खींच रहा हूँ इस तरफ, तो इसकी इधर की तरफ एक फोर्स लगेगी, लगती है ना कि स्प्रिंग पे फोर्स। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो जितना मैं डिस्टेंस खींच रहा हूँ इसको, जितना मैं डिस्टेंस खींच रहा हूँ, जितनी दूरी तक मैं इसको ले जा रहा हूँ, उतनी ही ज़्यादा मेरा ये उतनी ही दूर मेरा ये वापस इधर जा रहा है। तो एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा फोर्स लग रहा है वो जितना मैं डिस्टेंस खींच रहा हूँ, मतलब जितना मेरा डिस्टेंस मैं दूर ले जा रहा हूँ इसको, उतना ही मेरा रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये मैं कह सकता हूँ कि इस तरफ जितना मैं खींचता हूँ उतना ये उतनी दूर फोर्स लगा रहा है। एक चीज़ देख रहा हूँ, मैं इसको इधर खींच रहा हूँ तो फोर्स मेरा इधर लग रहा है। तो एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, फोर्स जो है वो नेगेटिव लग रहा है डिस्टेंस एक्स के, मतलब कि एक्स अगर मैं इधर ले जा रहा हूँ तो फोर्स मेरा लेफ़्ट साइड लग रहा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को राइट ले जा रहा हूँ तो फोर्स मेरा किधर लग रहा है, लेफ़्ट डायरेक्शन में। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मैं सपोज इक्वल टू बनाने के लिए मैं एक कांस्टेंट लगा देता हूँ के और एक्स। अब के क्या है, के है मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब कि ये बताता है कि ये मटेरियल जो मेरा स्प्रिंग है वो किस चीज़ का बना हुआ है। जो मेरा स्प्रिंग बनी हुई है वो मेरी किस चीज़ की बनी है, मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। जो स्प्रिंग मैं बना रहा हूँ, मान लो ये आयरन की है, स्टील की है, एल्यूमिनियम की है, तो जिस जैसा ही मटेरियल होगा वैसे ही स्प्रिंग वेरी करती जाएगी, उसके हिसाब से अंतर आता जाता है स्प्रिंग में। तो ठीक है, तो मान लो ये है कि स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब कि मटेरियल किसका बना है, ये जो स्प्रिंग बनी हुई है वो कौन से मटेरियल की बनी हुई है ये उस पर डिपेंड करेगा। उसके मटेरियल को काउंटरैक्ट करने के लिए मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है,
ये मान लो हमारी है पहली इक्वेशन। अब न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें क्या पता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है ना, जितना फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने पहले देख चुके हैं। ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। मान लो ये सेकंड इक्वेशन है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर इनको इक्वेट करें हम, ये दोनों इक्वेशनों को, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट करूँ तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो मास इनटू एक्सेलरेशन है वो बराबर है माइनस के इंटू एक्स के। ठीक है, ये कह सकता हूँ मैं ये बात। और एक्सेलरेशन, अगर मैं एक्सेलरेशन को इधर रखूँ और मास को इधर लाऊँ तो माइनस स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन मास, जो भी हमने मास लगा रखा है ना स्प्रिंग पे, यहाँ पे उसका मास, उसका वजन इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो ये कितना इधर से इस मीन पोजीशन से कितना मैंने इसको खींचा, ये होगा मेरा एक्स। तो के स्प्रिंग कांस्टेंट, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, और मास भी एक कांस्टेंट चीज़ है। तो एक तरीके से कह सकता हूँ मैं, जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा माइनस एक्स के। तो फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना मैं इसको इतना खींच रहा हूँ इधर इस तरफ, उसके अपोजिट में मेरा उतना ही मेरा फोर्स लग रहा है। और एक्सेलरेशन में भी ऐसे ही है, अगर जितना मैं इसको इधर खींच रहा हूँ तो एक्सेलरेशन भी मेरी किधर लग रही है? इस तरफ लग रही है, इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन लग रहा है। और उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है? उतना ही है, जितना डिस्टेंस हम मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा उधर एक्सेलरेशन लगेगी। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन, एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी में कितना बदलाव आ रहा है समय के साथ। मान लो यहाँ से मैंने कोई चीज़ गिराई, फिर टी टाइम बाद में मैंने देखा थोड़ी देर और वो ऊपर से गिराई तो और नीचे आ गई। नीचे आते आते उसमें 9.8 अर्थ पे गिराई है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसमें वेलोसिटी ऐड होती जाएगी। इसमें उसको मान लो 10, सपोज 10 के आसपास है। फिर और नीचे 1 मीटर बाद में फिर देखा, सपोज यहाँ से ये एच हाइट से गिराई और 1 मीटर बाद देख रहा हूँ उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ती जा रही है। 1 मीटर बाद यहाँ से, मतलब कि टोटल जो अपर सरफेस है वहाँ से 2 मीटर नीचे देखा तो इसकी वेलोसिटी अब हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो मैं देख रहा हूँ वेलोसिटी में कितने का चेंज आता जा रहा है, 9 पॉइंट, मतलब इसको मैंने 10 के अप्रॉक्स मान लिया, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मैं 10 मीटर पर सेकंड की इसमें वैल्यू ऐड होती जा रही है। मतलब कि वेलोसिटी ऐड होती जा रही है टाइम के हिसाब से, 1 सेकंड बाद में। तो ये हो गई एक्सेलरेशन, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, कि वेलोसिटी में कितना ऐड ऑन होता जा रहा है, वेलोसिटी कितनी बढ़ती जा रही है। जैसे अर्थ पे होते हैं तो हम कितनी वेलोसिटी बढ़ती जाती है हर सेकंड बाद, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हाइट के साथ, जैसे हम किसी हाइट से गिराएंगे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे तो उसकी तो एक्सेलरेशन उसमें कितनी बढ़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो चलो एक्सेलरेशन हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस हो चुका था। अभी यहाँ देखते हैं, तो एसएचएम में हमने क्या देखा कि किसी स्प्रिंग को अगर मैं एक्स डिस्टेंस खींच रहा हूँ तो उसकी वेलोसिटी भी, उसमें जो एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा अपोजिट में बढ़ रहा है उसके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना हम डिस्टेंस खींच रहा हूँ मैं स्प्रिंग को उतना ही फोर्स इस तरफ बढ़ता जा रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एसएचएम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें मीन पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को खींचा जाए तो उतना ही ये, इस तरफ मैंने एक्स खींचा तो उस तरफ भी ये एक्स डिस्टेंस ही जाएगा। इधर एक्स खींचा फिर इधर एक्स गया, फिर ये अपने आप ही इधर आ जाएगा। तो ये टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे आगे पीछे घूमता जा रहा है एक मीन पोजीशन के। और फिक्स डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ इतना आया तो उतना ये यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से दोबारा यहाँ आया, फिर यहाँ से ये दोबारा इतना गया, और टाइम भी इसको सेम लग रहा है। यहाँ से आने में मान लो एक्स सेकंड लग रही है, मतलब 1 सेकंड लग रही हो सपोज, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी इसको 1 सेकंड ही लगेगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे घूमे, टू एंड फ्रो घूमे किसी मीन पोजीशन के, उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम, फ्रीक्वेंसी, इन सब का रिलेशन देखेंगे, क्या क्या रिलेशन होता है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।